गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे साइंस का 5 वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 75 तक का देखा था, है ना, जिनमें से हमने सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ने किया था, है ना। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से ये आपका वीडियो नंबर 6 होगा। हमने टारगेट रखा है 100 क्वेश्चंस का हम लोग देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। उसके बाद जो भी आपका सेट साइंस का रहेगा उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला एग्जामिनेशन में है ना। आपका 1 घंटा का मैं वीडियो बनाता हूं तो 6 वीडियो आपका अगर बनेगा आपका 100 क्वेश्चन तक के, तो आप 6 वीडियो में 100 क्वेश्चंस अगर आप 6 वीडियो देख लेते हैं तो आपका साइंस का एक भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा और आपको यथासंभव आपको सब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प मिलेगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, है ना। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका क्या दिया गया है ना। तालाब का जल, है ना, कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है ना। यानी कि तालाब जितना गहरा रहता है उतना गहरा नहीं दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है विवर्तन और डी में आपका दिया गया है ध्रुवन। तो आपका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा दिखता है ना। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग और इससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अपवर्तन होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, है ना, अपवर्तन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहां अपवर्तन की जब बात आती है तो दो माध्यम की बात आती है, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं नीचे ले लेता हूं पानी, आपका क्या लेता हूं? नीचे पानी है ना। नीचे आपका क्या है? पानी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पानी, और ऊपर मैं ले लेता हूं आपका क्या? हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर तुलना की मैं बात करूं तो जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन, है ना, माध्यम बोलते हैं। और जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है? ज्यादा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विरल माध्यम। अब ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है ना, किसी माध्यम में पड़ती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां से, अगर ये प्रकाश की किरण आपके इस पॉइंट पे पड़ा है ना, वाटर के इस पॉइंट पे पड़ा, और मैं यहाँ आपका एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, समझने की आप कोशिश कीजिएगा। तो प्रकाश की किरण जाना चाहिए था इस लाइन से, है ना, सीधे, अगर कुछ नहीं रहता, क्योंकि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और प्रकाश की इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। बात नंबर 1, अगर प्रकाश की किरण, है ना, विरल से, है ना, विरल टू सघन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विरल से सघन जाएगा, यानी कि ये विरल है, ये सघन है। विरल से सघन जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ेगा, है ना, अभिलंब की ओर। ध्यान दीजिए, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। बात नंबर 2, लेकिन अगर सघन से सघन टू विरल जाए, है ना, सघन टू विरल जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर भागेगा, है ना, अभिलंब से दूर भागेगा। ध्यान दीजिएगा। और तीसरी बात, यदि लंबवत पड़ती है ना, यदि लंबवत पड़ती है तो क्या हो जाएगा? आपका लंबवत ही निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये पूछता है कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, है ना, अपवर्तन के नियम कितने होते हैं। तो अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, है ना, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, है ना, और आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, और आपतन बिंदु, तीनों क्या होते हैं? तीनों क्या होते हैं, है ना, एक ही समतल में होते हैं, या एक ही बिंदु पर होते हैं, या एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे हम लोग कौन सा नियम कहते हैं बाबू? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। और ये किसी भी प्रकाश के रंग के लिए क्या होता है? साइन आई बटे क्या होता है? साइन आर होता है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 77 में आपका क्या दिया गया है? कह रहा है कि पीतल क्या है ना। ए नंबर में धातु, बी नंबर में अधातु, सी नंबर में मिश्र धातु और डी नंबर में उपधातु। तो पीतल एक क्या है? आपका मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु हम लोग कहते किसे हैं? ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। सबसे पहले आप समझिए मिश्र धातु होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, मिश्र धातु में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा,
धातु के साथ धातु अगर मिला दिया जाए, है ना, धातु के साथ धातु मिला दिया जाए, या धातु के साथ क्या मिला दिया जाए, अधातु मिला दिया जाए, है ना, तो जो प्राप्त होता है पदार्थ उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक धातु या दो या दो से अधिक धातु और अधातुओं के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। आप क्या कीजिएगा, आपसे ये पूछता है ना कि पीतल किसका है, ध्यान दें, पीतल, तो पीतल आपका पीतल में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा, है ना, तांबा होता है और इसके साथ क्या मिला होता है, जिंक या जस्ता, इसी को हम लोग बोलते हैं, तांबा और जस्ता। आप ये भी लिख लीजिएगा, कांसा में किसका मिश्रण होता है, ध्यान दीजिएगा, तो तांबा के साथ क्या होता है आपका, टीन होता है। चलिए आप ये लिख लीजिएगा, इस्पात, है ना, इस्पात में क्या क्या चीज होता है, तो इस्पात में आपका लोहा और कार्बन होता है ना, लोहा और कार्बन होता है। इसके अलावा आप लिख लीजिएगा सोल्डर में, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, सोल्डर में किसका किसका मिश्रण होता है, तो टीना और सीसा का होता है ना, यानी कि आप लिख सकते हैं सीसा, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेड, और क्या होता है, टीना होता है ना। चलिए आप लिख लीजिएगा स्टेनलेस स्टील, आप लिख लीजिएगा, है ना, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में किसका किसका मिश्रण होता है, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, लोहा होता है ना, निकेल होता है, और कौन होता है, क्रोमियम होता है, और कौन होता है आपका, कार्बन होता है ना। स्टेनलेस स्टील्स में लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन होता है। आप एक और लिख लीजिए, है ना, जर्मन सिल्वर, है ना, जर्मन सिल्वर में किसका किसका मिश्रण होता है, तो तांबा होता है ना, तांबा के साथ क्या होता है बाबू, निकेल होता है, और निकेल के साथ क्या होता है, जिंक या जस्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जिंक या जस्ता होता है। एक आपसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, अम्लगम, है ना, अम्लगम में, अम्लगम आपसे पूछेगा तो आप याद रखिएगा, अम्लगम में एक आपका क्या होता है, पारा, और पारा के साथ और कोई दूसरा पदार्थ मिला होता है उसको हम लोग अम्लगम कहते हैं। पारा के साथ आपका लोहा रहेगा या और कोई पदार्थ रहेगा, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि अम्लगम में किसका, पारा का अम्लगम, तो पारा का अम्लगम का मतलब क्या हुआ, है ना, सॉरी, लोहा का अम्लगम, यानी कि लोहा के साथ मिला हुआ है पारा। एल्युमिनियम का अम्लगम, यानी कि एल्युमिनियम और मिला हुआ है, मेन उसमें क्या है, पारा, ठीक है ना। चलिए तो आप ये से क्वेश्चन पूछते हैं, अम्लगम में एक निश्चित रहता है, क्या रहता है, एक निश्चित आपका पारा जरूर रहता है, तो ये आपका क्या हो गया, लोहा का अम्लगम हो गया, है ना, लोहा का अम्लगम में लोहा प्लस पारा रहेगा, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना, क्वेश्चन नंबर 78 आपका क्या कह रहा है, 78 में आपका दिया गया है, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका, है ना, यानी कि WBC, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलेस का जीवन अवधि होती है, कितनी होती है, 3 से 5 दिन होती है ना, 2 से 3 महीना होती है, 20 से 120 दिन होती है, या 4 महीना, या 4 महीना से अधिक 4 महीना होती है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 5 दिन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 5 दिन होगा। चलिए हम लोग जहां तक संभव करते हैं, कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्लड के बारे में और जानने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका तो आंसर पता चल गया, है ना, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, दिख रहा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, है ना, रक्त, है ना, रक्त, रक्त को हम लोग क्या बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं, है ना, और क्या हम लोग बोलते हैं, है ना, रुधिर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम लोग, खून बोलते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा, हेमेटोलॉजी कहलाता है या सेरोलॉजी कहलाता है ना। आप ये रख लीजिए कि जो रक्त होता है, रक्त है क्या, है ना, तो रक्त एक क्या है, तरल, है ना, तरल संयोजी उत्तक है, क्या तरल संयोजी उत्तक है ना। ये क्या होता है, कनेक्टिंग टिश्यू होता है। कनेक्टिंग टिश्यू हम लोग उसको कहते हैं जो हमारे पूरे बॉडीज को क्या करता है, कनेक्ट करने का कार्य करता है। तो ब्लड हमारे क्या करता है, बॉडीज के एक एक ऑर्गेन को क्या करती है, कनेक्ट करती है, जोड़ने का कार्य करती है ना। चलिए ध्यान दिया, और आप लिख लीजिएगा कि मनुष्य में कितना रक्त होता है, ध्यान दिएगा, मनुष्य में रक्त कितना होता है, तो वजन के हिसाब से कितना होना चाहिए, लगभग 7% होना चाहिए, है ना। ऐसे ध्यान दीजिएगा, मेल में लगभग कितना होता है ना, 5 मिलीलीटर होता है, यानी कि 5 लीटर होता है ना, 5 लीटर होता है मेल में। फीमेल में क्या होता है ना, फीमेल में कितना होता है,
फीमेल में याद रखिएगा हाफ लीटर कम होता है, यानी कि लगभग 4.5 लीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये रक्त होता क्या है ना, तो रक्त होता है अम्लीय या क्षारीय होता है। तो आप लिख लीजिएगा रक्त एक क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ध्यान दीजिएगा, रक्त जो बना होता है वो किससे बना होता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं रक्त। ध्यान दीजिएगा, रक्त के 2 भाग बांटे गए हैं। कौन कौन, एक भाग आपका होता है ना लिक्विड वाला, यानी कि द्रव्य। ध्यान दीजिएगा, दूसरा भाग क्या होता है ठोस, 2 प्रकार से मिलकर के होता है ना। द्रव्य की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो आप लिख लीजिएगा 55 से 60% द्रव्य होती है और आपका 40 से 45% आपका ठोस होती है। द्रव्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। द्रव्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और ठोस भाग में आपका कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आरबीसी आता है ना, डब्ल्यूबीसी आता है और आपका प्लेटलेट्स आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं। चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं, है ना। प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्लाज्मा आपका क्या होता है, रक्त का तरल भाग होता है ना, तरल भाग होता है ना। जिसका रंग कैसा होता है, रंग कैसा होता है, तो आप लिख लीजिएगा इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। और ये होता है कितना % होता है आपका ब्लड का, है ना। तो ब्लड का ये आपका होता है ना 55 से 60% है ना, 55 से 60% होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा में 90% क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आपका 90% होता है जल। ध्यान दीजिएगा 7% आपका क्या होता है, प्रोटीन। 7% क्या होता है, प्रोटीन। जिनमें से मुख्य प्रोटीन आपका कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा प्रोटीन में आपका होता है फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन है ना, और तीसरा होता है हेपैरिन, है ना, हेपैरिन। ध्यान दीजिएगा, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, जब प्लाज्मा से, है ना, जब प्लाज्मा से क्या किया जाता है, फाइब्रिनोजेन, ध्यान दीजिएगा फाइब्रिनोजेन निकाल दिया जाता है ना, निकाल दिया जाता है, तो शेष को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। शेष को हम लोग क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। आप याद रखिएगा। चलिए आप यहीं पे आप थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना, ये हिपैरिन का क्या काम होता है ना, हेपैरिन जो होता है उसका काम क्या है, तो ब्लड को, है ना, ब्लड को शरीर के अंदर, है ना, शरीर के अंदर, है ना, जमने नहीं देता है, शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। कौन नहीं देता, हिपैरिन। हिपैरिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 79 में आपका क्या दिया गया, सरल हाइड्रोकार्बन है। तो सरल हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है मीथेन, बी में दिया है एथेन, सी में दिया है प्रोपेन और 4 नंबर में दिया है ब्यूटेन। तो आपका सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आपका सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन हो जाता है मीथेन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग कुछ और समय लेते हैं इससे संबंधित। ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है ए। सबसे पहले आप ये समझिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, है ना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से बने क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, एल्केन देखते हैं। क्या देखते हैं, एल्केन। इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसका प्रथम सदस्य कौन होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। इसमें अगर बंध की हम बात करें तो क्या होता है, एकल बंध होता है। क्या होता है, एकल बंध होता है। जैसे अगर आप जैसे ही बनाइएगा तो C कार्बन आपका हो गया और इसमें 4 वो हाइड्रोजन रहता है, तो इसमें कितने बंध होते हैं, सिंगल बंध होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे बोल दूं मीथेन, तो मीथेन का सूत्र आप लिख लीजिएगा, है ना, CH4 होता है ना। चलिए आप दूसरा ये होता है असंतृप्त हाइड्रोजन। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी 2 बराबर भागों में बांटा गया। ध्यान दिया, एक आपका होता है एल्कीन, है ना, जिसका समान सूत्र CnH2n होता है,
पहला सदस्य इसका कौन सा होता है, तो आप लिख लीजिएगा एथीन होता है, मिथिन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एथीन होता है। क्या होता है, एथीन, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। इसमें क्या होता है, द्विबंधन होते हैं, है ना, क्या होते हैं, द्विबंध होते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है ना, और दोनों के बीच कितना होता है ना, डबल बॉन्ड होता है। कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है। इसको चाहिए 2 और, है ना, 2 चाहिए इसको, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसी में आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, है ना, एथीन का उपयोग क्या क्या चीज में किया जाता है, तो एथीन का उपयोग, है ना, एथीन का उपयोग, एथीन का एक और नाम है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। एथीन का क्या कहते हैं, एथिलीन भी कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये एक क्या है, प्राकृतिक हार्मोन है। क्या है, प्राकृतिक हार्मोन है, जो पाया जाता है किसमें, पादप में पाया जाता है। और ये क्या करती है, फलों को, ध्यान दीजिएगा, फलों को पकाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, फलों को, जब पेड़ में जो फल होते हैं उसे पकाने का कार्य कौन करती है, तो एथिलीन करती है। और आप ध्यान दीजिएगा, बेहोशी के दवाई जो होते हैं ना, बेहोशी के जो दवाई होती है, या जिसको हम लोग कहते हैं थेथर, है ना, थेथर बनाने का जो दवाई होती है, वो किसका उपयोग किया जाता है, उसमें एथीन का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है ना, एथीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप एक तीसरा लिख लीजिए आप, है ना, तीसरा जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वह कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त का दूसरा, है ना, एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है। और इसका पहला सदस्य कौन होता है ना, इसका पहला सदस्य कौन होता है ना, इसका पहला सदस्य एसिटिलीन या एथाइन, एथाइन। इसी का अन्य नाम आपसे पूछ देगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र क्या होता है, तो C2H2 होता है। चलिए, और इसमें आबंध पूछेगा, इसमें आबंध कितना होता है, तो याद रखिएगा, इसमें त्रिआबंध होते हैं। क्या होते हैं, त्रिआबंध होते हैं। एसिटिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है, एसिटिलीन का उपयोग किसमें किया जाता है, तो वेल्डिंग करने का जो मशीन होता है ना, वेल्डिंग करने वाला मशीन जो होता है, वेल्डिंग मशीन में, है ना, वेल्डिंग मशीन के जो सिलेंडर होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है आपका, है ना, तो एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, मैं ज्यादा लंबा इसमें नहीं खींचता हूं, ताकि नहीं तो वीडियो क्या चला जाएगा, एक क्वेश्चन पे आपको 15 मिनट चला जाएगा। मैं सिर्फ अगर इसी का मैं बात करूंगा, हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा, एकदम फास्ट में बात करूंगा, तो आपका सिर्फ हाइड्रोकार्बन में कम से कम 15 से 20 मिनट चला जाएगा शॉर्ट में बताने में, है ना, मिनिमम जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ संबंधित उससे जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं बता दूं, ताकि एक क्वेश्चन पे आपका 4 से 5 मिनट मैं लेता हूं, है ना। इसलिए आपका 15 क्वेश्चन होता है, 15 चौके 60, लगभग 1 घंटा यूं ही चला जाता है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 80 में आपका क्या दिया गया, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आपका आंसर क्या हो गया बाबू, बी हो गया। सबसे पहले आप ये समझिए प्रकाशीय माध्यम होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिससे, ध्यान दीजिएगा, जिससे, है ना, प्रकाश, है ना, गमन करता है, जिससे प्रकाश क्या करता है, गमन करता है, क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो हम लोग जिस मीडियम में, इंग्लिश में अगर कहीं क्लासेस चलता है तो हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, है ना। यानी कि यहाँ क्या, ऑप्टिकल मीडियम, तो प्रकाश जिसमें गमन करता है, जिसमें जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, 2 प्रकार के होता है ना। पहला एक क्या होता है, समांगी, ध्यान दीजिएगा, समांगी माध्यम। समांगी माध्यम में जिसका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, गुण और बनावट, गुण और बनावट क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांगी। आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा, आपका हो गया निर्वात हो गया, आपका साफ जल हो गया, आपका क्या हो गया, कांच हो गया। ध्यान दिया, जल में भी साफ जल, गंदा जल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ध्यान दिएगा। दूसरा आपका क्या होता है, विसमांगी माध्यम, है ना, विसमांगी माध्यम। इसका क्या होता है, गुण और बनावट, गुण और बनावट क्या होता है, एक समान नहीं होता है,
असमान होता है ना। जैसे अगर आप बात कीजिएगा वायु, तो वायु क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है ना, विभिन्न गैसों का क्या होता है, मिश्रण होता है। इसमें धूल कण होते हैं और कैल्साइट है ना, कैल्साइट। आप एग्जांपल याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप है ना। प्रकाश के गमन के आधार पे है ना, प्रकाश के गमन के आधार पर है ना पदार्थ है ना, प्रकाश के गमन के आधार पे पदार्थ को क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका क्या होता है, पारदर्शी होता है। क्या होता है, पारदर्शी है ना, जिससे क्या हो है ना, आसानी से है ना, आसानी से प्रकाश की किरण है ना, आसानी से प्रकाश से क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो आप लिख लीजिएगा, निर्वात से आसानी से पार हो जाती है ना, कांच से है ना, पानी से, हवा से आसानी से आर पार हो जाती है। दूसरा आपका होता है बाबू अपारदर्शी है ना। अपारदर्शी में क्या होती है ना, प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती, यानी कि प्रकाश आर पार नहीं होती है, जिससे नहीं होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। जैसे आपका किताब, किताब से क्या आर पार होता है, नहीं होता है ना। दीवाल, दीवाल से क्या आर पार होता है, नहीं होता है। कॉपी, कॉपी से क्या आर पार होता है, नहीं होता है ना। टेबल, कुर्सी, बेंच, ईंट, पत्थर, ये सब से आर पार नहीं होता है। और एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा है ना, पारभासी, जो सबसे ज्यादा पूछता है ना, जिससे क्या हो, जिससे प्रकाश से क्या हो, ध्यान दीजिएगा, आंशिक रूप से है ना, आंशिक रूप से आर पार होती है। आंशिक रूप से क्या होती है, आर पार होती है, यानी कुछ कुछ आर पार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी। एग्जाम्पल में आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आप क्या याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज एकदम VVI है ना। और दूसरा आप याद कर लीजिएगा है ना, घिसा हुआ कांच है ना, घिसा हुआ कांच। और तीसरा आप लिख लीजिएगा कपड़ा है ना, कपड़ा आपका जो होता है क्या होता है, आपका पारभासी होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, स्वपोषी का उदाहरण है, कौन है, ए नंबर में हरे पौधे, बी नंबर में मछली, सी नंबर में अमरवेल और डी नंबर में आपका क्या दिया गया है, मशरूम दिया है। तो स्वपोषी कौन होते हैं, तो आपका अकॉर्डिंग टू एन ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ए नंबर में हो जाएगा। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि जो भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए हम लोग इससे संबंधित और कुछ देख लेते हैं। चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी है ना, स्वपोषी कहते किसे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भोजन है ना, जो भोजन क्या करता है, स्वयं अपने से है ना, जो भोजन है ना स्वयं संश्लेषण करता है, जो भोजन स्वयं संश्लेषण करता है क्या कहलाता है, स्वपोषी। इसमें आते हैं हरे पेड़ पौधे आते हैं। आप याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो क्या होते हैं है ना, दूसरे के ऊपर है ना, दूसरे के ऊपर है ना, दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। यानी आप कह सकते हैं है ना, प्रत्यक्ष या है ना अप्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करते हैं, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं। परपोषी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। एक आपका होता है मृत जीवी, क्या होता है, मृत जीवी। ध्यान दीजिएगा, जो है ना मरे है ना, मरे सड़े गले है ना, मरे सड़े गले से भोजन प्राप्त करते हैं, से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी। आप इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ कवक होता है, कुछ जीवाणु होता है और कुछ प्रोटोजोआ होता है। आपका ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन में मृत जीवी का जो आंसर होता है वो आपका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मशरूम कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं है ना गोबर छत्ता कहते हैं है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं कुकुर मुत्ता कहते हैं। आपका ऑप्शन ये रहता है, ये आपका क्या है, कवक एक प्रकार का होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। ध्यान दीजिएगा,
दूसरा आप लिख लीजिएगा, है ना, परजीवी। ध्यान दीजिएगा, ये क्या मृतजीवी, ये परजीवी है। ध्यान दीजिएगा, जो क्या करते हैं, दूसरे पर रहकर क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, दूसरे पर रहकर भोजन ग्रहण करते हैं और उसे क्या करते हैं, है ना, नुकसान भी पहुंचा भी सकते हैं और नहीं भी पहुंचा सकते हैं। जैसे आप समझिएगा, जैसे आप अमर बेल की मैं बात करता हूं, तो अमर बेल एक क्या है, परजीवी है, जो किसी क्या रहता है, पादप पे रहता है और अपना भोजन उसी से ग्रहण करता है। तो आप एग्जाम्पल में आपका जरूर रहेगा अमर बेल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कसकूटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं, है ना, कसकूटा कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, है ना, क्या कहते हैं, कसकूटा कहते हैं, इसी को कसकूटा कहते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, गोल कृमि होता है ना। उसके बाद क्या होता है, टेप वर्म होता है ना, टेप वर्म। हमारे पेट में पाया जाता है एंट अमीवा, है ना, हिस्टोलिटिका, ये भी आपका क्या है, परजीवी होता है। या फिर मलेरिया, आप सुने होंगे, मलेरिया परजीवी के नाम सुने होंगे। ये कौन होता है, तो प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम जो होता है ये क्या होता है, प्रोटोजुआ होता है। ये क्या है ना, प्रोटोजुआ होता है ना, जो ये क्या है, मलेरिया परजीवी, यानी कि मच्छर, मलेरिया वाला जो मच्छर होता है काटता है, जिससे फैलता है, उसे कहते हैं मलेरिया परजीवी। और वो क्या होता है, प्रोटोजुआ होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडियम। एक और आप तीसरा लिख लीजिए, है ना, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी। तो प्राणी समपोषी में कौन कौन से आते हैं, हम लोग आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में, आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, मनुष्य हो गया आपका, मछली हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, अमीबा भी, अमीबा हो गया, पैरा मीसियम हो गया, है ना, आपका मेढक हो गया, है ना, ईटीसी, गाय भैंस घोड़ा बकरी, ये सब सभी क्या आते हैं, प्राणी समपोषी के अंतर्गत आते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 82 आपका क्या दिया गया है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। कई एक बार क्वेश्चन पूछा है। ए नंबर में काला, बी नंबर में पीला, सी नंबर में हरा और डी नंबर में श्वेत यानी कि सफेद व्हाइट होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है, सफेद होता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग और कुछ समझ लेते हैं, है ना। संक्षारण क्या होता है पता है, संक्षारण, संक्षारण का मतलब क्या हुआ, धातु का खराब होना, धातु का खराब होना, यानी जिस रंग का वो है उस रंग का ना रहे, खराब होना क्या कहलाता है, संक्षारण। ध्यान देगा, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा संक्षारित कौन होता है, तो आप लिख लीजिएगा लोहा। जब लोहा संक्षारित होता है ना, लोहा संक्षारित होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, यानी कि FeTO3 इंटू XH2। इसमें जल आर्द्रता या जल या नमी मिलता है तो उसमें जंग लग जाता है लोहा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारित कहते हैं। इसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड है। जंग का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड है। जंग लगने के बाद लोहा का वजन क्या होता है, बढ़ जाता है। लोहा का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आप इस बात को याद रखिएगा। और ये जंग का रंग कैसा होता है, जंग का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा होता है। आप लिख लीजिएगा, लाल भूरा रंग का हो जाता है। जंग से बचाने के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ना, जंग से बचाने के उपाय, है ना, उपाय। तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, पेंट कर देते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, जस्तीकरण, ध्यान दीजिएगा, जस्तीकरण, या इसी को कहते हैं यसद लेपन। क्या कहते हैं, यसद लेपन, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, ग्लेवनाइजेशन, है ना, ग्लेवनाइजेशन, यानी कि जस्ता की परत चढ़ा देते हैं, जस्ता की परत चढ़ाते हैं। और क्या करते हैं, ग्रीज लगा देते हैं। क्या लगते हैं, ग्रीज लगा देते हैं ना, ग्रीज लगाकर रख देते हैं। पेंट से बचाने के उपाय हो गया। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग क्या करते हैं, चांदी का संक्षारण होता है ना, चांदी का संक्षारण होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्यों हो जाता है काला, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, सिल्वर सल्फाइड के कारण से। क्या हो जाता है, सिल्वर मतलब AgS के बनने के कारण से इसे हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड।
फाइड कहते हैं, है ना। इसके कारण से आप ये भी लिख लीजिएगा, तांबा जब संक्षारण होता है, तांबा का संक्षारण होता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। और हरा कैसे हो, इसका काला, हाँ ठीक है ना। हरा क्यों हो जाता है, तो कॉपर, ध्यान दिया, तांबा यानी कि कॉपर, कॉपर कार्बोनेट, है ना, कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण से हो जाता है। CuCO3 ना, CuCO3 बनने के कारण से इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। आप एक पॉइंट और लिख लीजिएगा थोड़ा सा, असंक्षारित धातु, संक्षारित धातु तो मैंने लिख लिया, है ना। असंक्षारित धातु कौन सा है, तो आप लिख लीजिएगा सोना प्लस प्लैटिनम लिख लीजिएगा। चलिए यहीं पे लगले मैं लिख देता हूं, आपसे क्वेश्चन पूछता है सोना और प्लैटिनम गलता किसमें है, गलता किसमें है, तो एक्वा, है ना, एक्वा रेजिया में गलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रॉयल जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉयल जल, या क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, HCl और, है ना, HNO3 होता है। अनुपात इसका पूछता है तो 3 अनुपात कितना होता है, 1 होता है। जब सांद्र HCl और सांद्र HNO3 को कितना 3 अनुपात 1 के अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग एक्वारेजिया कहते हैं। और एक्वारेजिया में आपका सोना और प्लेटिनम गल जाता है, लेकिन सोना और चांदी का क्या होता है, आपका संक्षारण नहीं होता है। इसीलिए इसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, आभूषण बनाने में सोना का उपयोग करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 83 में आपका क्या दिया है, निम्न में से कौन से दहनशील पदार्थ नहीं है। ए नंबर में कार्बन, बी नंबर में सल्फर, सी नंबर में मोमबत्ती और डी नंबर में आपका दिया पत्थर, है ना, पत्थर। तो आपका दहनशील पदार्थ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, पत्थर। ध्यान दीजिएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पत्थर आपका क्या है, दहनशील पदार्थ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, दहन का अर्थ क्या होता है ना। दहन का अर्थ आपसे पूछता है तो आप लिख लीजिएगा जलना। ध्यान दीजिएगा, दहन अभिक्रिया कैसी है ना, अभिक्रिया पूछते कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जो जलता है, जो जलता है दहनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे आपका क्या हो गया, आपका सल्फर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, है ना, मोमबत्ती हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, उपला हो गया, जैसे आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम के फीते हो गए, है ना, मैग्नीशियम के फीते हो गए। ये सब दहनशील पदार्थ हैं। अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, अदहनशील जो क्या होता है, जो नहीं जलता है, जो नहीं जलता है। जैसे मैं बात कर दूं, अगर पत्थर की बात करूं, है ना, मिट्टी की बात करूं, है ना, मिट्टी की बात करूं, पत्थर की बात करूं, तो ये सब क्या होते हैं, आपके जलते हैं, नहीं जलते हैं, है ना। अगर मैं आपकी बात करूं, बालू की बात करूं, तो ये सब नहीं जलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आप लिख लीजिएगा ज्वलन ताप किसे कहते हैं, है ना। तो जिस ताप पर, ध्यान है, जिस ताप पर, है ना, जलना प्रारंभ करता है, क्या होता है, जलना प्रारंभ करता कोई पदार्थ क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, दहन के पोषक तत्व, दहन के पोषक तत्व, तो आप लिख लीजिएगा ऑक्सीजन होता है, क्लोरीन होता है और नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा ऑप्शन आपका क्या रहेगा, आपका ऑक्सीजन का रहता है। चलिए, मोमबत्ती क्या होता है पता है, मोमबत्ती एक दहनशील पदार्थ है जिसका सूत्र होता है C25 होता है, H52 होता है, इसका नाम होता है पेंटाकोसिन होता है। आप याद कर लीजिएगा मोमबत्ती का। ध्यान दीजिएगा, एलपीजी पूछता है, एलपीजी का उपयोग करते हैं खाना बनाने में, क्या करते हैं, खाना बनाने में। पूछता है एलपीजी में जो गंध होती है, हमें एलपीजी कहीं लीकेज हो जाता है सिलेंडर तो कैसे पता चलता है, तो आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, तो एथाइल मरकैप्टन, है ना, एथाइल, है ना, मरकैप्टन के कारण से होता है। आप ये भी लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एलपीजी में क्या क्या चीज होता है, तो मीथेन होता है ना, प्रोपेन होता है और क्या होता है, ब्यूटेन होता है। आपसे पूछ देगा एलपीजी का, जब पूछ देगा मुख्य अवयव, है ना, मुख्य अवयव
तो आप क्या लिखिएगा, ब्यूटेन लिखिएगा। क्या लिखिएगा, मुख्य अवयव में अगर आपसे पूछ देगा तो ब्यूटेन लिखिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 84 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला नंबर अंडाशय, बी नंबर में गर्भाशय, सी नंबर में शुक्र वाहिका और डी नंबर में डिंब वाहिनी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए सबसे पहले आप ये समझिए, है ना, मादा जनन, है ना, तंत्र। सबसे पहले आप ये समझिए कि मादा में क्या होता है। मादा मेल में हम लोग में होता क्या है, कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। आप याद रखिएगा, लैंगिक जनन जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। चलिए पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपका ये हो गया, मादा जनन अंग का जो भाग होता है वो रहता कहाँ है, स्थित कहाँ होता है। मादा जनन अंग स्थित कहाँ होता है, तो आप लिख लीजिएगा श्रोणी भाग में रहता है। कहाँ रहता है, श्रोणी भाग में होता है। ये श्रोणी भाग हम लोग का जो उदर होता है, हम लोग का जो उदर जो होता है पेट होता है, तो पेट के नीचे वाला भाग जहां हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रोणी यानी कि पेल्विक कैविटी कहते हैं, ना। चलिए ध्यान दिएगा, श्रोणी भाग में स्थित होता है। तीसरा पहला पॉइंट इसका होता है, क्या चीज होता है, अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय क्या करता है, तो आप लिख लीजिएगा, है ना, मादा, है ना, मादा युग्मक का निर्माण करता है। और मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। क्या होता है, मादा युग्मक अंडाणु होता है। ध्यान दीजिएगा, एक एमसी में एक अंडाणु निकलता है। एक एमसी में एक ही अंडाणु निकलता है। कहां से निकलता है, अंडाशय से निकलता है। एमसी में ध्यान दिए, एमसी कितने दिनों का होता है, तो आप लिख लीजिएगा 28 डेज का होता है ना। ये एमसी शुरू कब होता है, एमसी शुरू कब होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको आर्तव चक्र भी कहते हैं, माहवारी भी कहते हैं। एमसी शुरू कब होता है, तो फीमेल में लिख लीजिएगा, है ना, 12 से 13 वर्ष में प्यूबर्टी एज में आना पर शुरू होता है। एमसी अंतिम कब होता है, अंतिम कौन, तो सामान्यतः 45 से 50 वर्ष में क्या हो जाते हैं, ये एमसी क्या हो जाते हैं, समाप्त तो हो जाते हैं। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। इसका मैं बात कर रहा हूं, मादा जनन तंत्र की बात करता हूं, है ना। आपका होता है डिंब वाहिनी नली, है ना, डिंब वाहिनी नली, जिसे हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। आपसे पूछेगा तो फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की क्रिया। आपसे पूछेगा निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, हमेशा पूछता है डिंब वाहिनी नली या फिलोपियन ट्यूब में। ये निषेचन होता क्या है, तो ये लिख लीजिएगा आप, मादा युग्मक प्लस, ध्यान दीजिएगा, नर युग्मक, है ना, मादा युग्मक और नर युग्मक जब मिलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और मिलने के बाद क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनता है तो क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यहां तक का कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये मिलता कब है, तो एमसी के 14वें डेज पे मिलता है। एमसी के 14वें डेज पे, यहीं पे आप लिख लीजिएगा अंडाणु का लाइफ कितना होता है, लाइफ कितना होता है, तो 36 से 48 आवर होता है। 36 से 48 घंटा तक ये क्या रहता है, जिंदा रहता है। और तीसरा भाग हम लोग देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, है ना, गर्भाशय, है ना। गर्भाशय में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब ये युग्मनज जो बन गया निषेचन के बाद, है ना, युग्मनज बन गया, तो युग्मनज ही आगे डेवलप हो करके आपका क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है, भ्रूण एम्ब्रॉय बनाती है। ध्यान दीजिएगा, जब तक के बेबी, है ना, माँ के गर्भ में रहता है, जब तक के जन्म ना हो जाए तब तक के उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इसी भ्रूण का पता जब लगा लिया जाता है, तो अगर लड़की रहा या लड़का रहा, पता लगा लिया तो एबॉर्शन करवा लेता है, तो वहां पर क्या कहता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। बेबी हत्या नहीं कहलाता, भ्रूण हत्या कहलाता है। तो जब तक के कोई बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक के वो क्या कहलाती है, भ्रूण कहलाती है। तो भ्रूण यानी कि जिसको हम लोग बेबी कहते हैं, बेबी का लालन पालन कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। याद रख लीजिएगा, गर्भकाल कितना होता है ना, गर्भकाल कितने दिनों का होता है, तो 270 से 280 डेज का होता है, या 9 माह प्लस माइनस 7 दिन होता है, या आप लिख लीजिएगा 40 सप्ताह का होता है, 40 सप्ताह का होता है। इसके अलावा और कौन से पार्ट होते हैं,
तो वैजिना होता है ना, आपका क्या होता है, भाग होता है, आपका क्या होता है, बाल्वा होता है। ये सभी पार्ट्स आपके क्या पाए जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 85 में आपका क्या दिया गया। 85 में कारण निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण हैं। ए नंबर में दिया बकरी, बी नंबर में दिया बाघ, सी नंबर में दिया सर्प और डी नंबर में दिया ऑल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग का आंसर हो गया ए। हम लोग इससे संबंधित कुछ और जान लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने पीछे बता दिया था ना, तो हम लिख देते हैं जैव घटक, है ना। जैव घटक कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला उत्पादक होता है, क्या होता है, उत्पादक। 2 नंबर में क्या होता है, उपभोक्ता होता है। और 3 नंबर में आपका क्या होता है, अपघटन करता होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं उत्पादक क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्या करता है, स्वयं भोजन, जो स्वयं भोजन क्या करता है, संश्लेषण करता है ना, वो क्या कहलाता है, उत्पादक। इसके एग्जाम्पल में क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं उत्पादक। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मैं आप बात करता हूं उपभोक्ता का बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जो क्या होते हैं, है ना, हरे पेड़ पौधों, हरे पेड़ पौधों एवं है ना विभिन्न, है ना, विभिन्न जीवों को क्या करते हैं, खाते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता भी आपका 3 प्रकार के होता है। पहला आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान दीजिएगा, जो क्या करते हैं, है ना, जो पेड़ पौधा को डायरेक्ट खाते हैं, जो पेड़ पौधों को डायरेक्ट खाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, शाकाहारी जीव आते हैं, जैसे आपका हो गया बकरी हो गया, है ना, भेड़, भेड़िया नहीं, भेड़ हो गया, आपका क्या हो गया, भैंस हो गया, आपका क्या हो गया, चूहा हो गया, आपका क्या हो गया, खरगोश हो गया, है ना, आपका क्या हो गया, हिरन हो गया, है ना। ये सब आपके क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। आप नोट में ही करके लिख दीजिएगा, एकदम VVI लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और तिल चट्टा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉकरोच, है ना, तिल चट्टा जो आपका होता है, ये होता है सर्वभक्षी होता है। इसके अलावा चील और गीध भी, है ना, चील होता है आपका, है ना, गीध होता है आपका, है ना, कौवा होता है आपका। ये सब आपका क्या होता है, सर्वभक्षी होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बापू, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो क्या करता है, प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है ना, प्राथमिक, है ना, प्राथमिक को खाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक कहलाते हैं। इसमें समानतः कौन आते हैं, मांसाहारी आते हैं। जैसे आपका हो गया बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, आपका लोमड़ी हो गया, ये सब आपके द्वितीयक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तृतीयक उपभोक्ता हम लोग किसे कहेंगे, जो क्या करता है, द्वितीयक को खाता है। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक को खाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर आप डायरेक्ट मत कहिएगा जो बाघ को खा जाएगा वो, जी नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे मान लिया जाए, मैं यहाँ एक आपका सीरीज लिखता हूं, जैसे पेड़ को खाया किसने, ध्यान दीजिएगा, पेड़ को खा गया आपका टिड्डा खा गया, पेड़ को खा गया, टिड्डा खा गया, छोटे छोटे टिड्डा जो होते हैं, फटिंगा जिसको हम लोग बोलते हैं, ग्रास होपर, ये सब हो गया। और इसको आपका कौन खा गया, मेढक खा गया। तो ये आपका हो गया उत्पादक, ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक, ये हो गया आपका द्वितीयक। और जो द्वितीयक को खा गया, जैसे सर्प, तो यहाँ पर सर्प आपका क्या हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। और फिर आपको सर्प को किसने खा गया, गीध या चील खा गया, तो ये आपका क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। क्या हो जाता है, उच्च। तो आपको इस सीक्वेंस में समझना होगा। तो हम लोग किसके कहेंगे, जो द्वितीयक को खाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तृतीयक कहेंगे। एक आपका होता है अपघटन करता होता, अपघटन करता मतलब जो मर गया है ना, उसको सड़ाने का कार्य करता है। जैसे आप लिख लीजिएगा कवक, और आपका क्या होता है, जीवाणु जो होता है, ये क्या होते हैं, अपघटन करता होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 86 में आपका क्या दिया, नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं। यानी 2 अगर नाइट्रोजन के एक अणु है, उसमें 2 परमाणु होते हैं, तो उनके बीच जो आबंध बॉन्ड होते हैं उनके कितने होते हैं, एकल आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, या इनमें से कोई नहीं।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, त्रिआबंध हो जाएगा। चलिए हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है ना। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे पहले आप ये समझ लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक ये होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन उसमें भी क्या रहेगा, 7 रहेगा। कितना रहेगा, 7। तो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप किससे लेगा, इससे ले लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, इससे ले लेगा। तो इनमें जो क्लोरीन के बीच ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड होता है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो क्लोरीन के बीच एकल बंध होता है, ध्यान दीजिएगा पहला। अगर मैं उसी तरह से बात करूं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन का आप इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 1, इसको भी चाहिए 1, है ना। तो इन दोनों के बीच क्या रहेगा, सिंगल, तब ना 1 1 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आपका ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। दूसरा ऑक्सीजन के भी बाह्यतम कक्ष में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 6 हो जाएगा। इसको कितना चाहिए, 2, 8 बना लिया। इसको कितना चाहिए, 2, 8 बना लिया। तो दोनों में बॉन्ड कितना हुआ, 2, इसमें 2 बॉन्ड, इसमें 1 बॉन्ड, इसमें 1 बॉन्ड। मैं बात करता हूं नाइट्रोजन की बात करता हूं, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। दूसरा नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। इसको चाहिए कितना, 3 5 3 8। इसको भी कितना चाहिए, 3 5 3 8। तो 1 2 3, इसी की बात कर रहा था। इसमें कुल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। तो नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड। क्लोरीन के बीच कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड। और हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड, 1 बॉन्ड। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, श्वसन क्रिया द्वारा छोड़ी गई गैस होती है। ध्यान दीजिएगा, श्वसन क्रिया द्वारा है, सांस द्वारा नहीं है। श्वसन क्रिया और सांस में अंतर होता है। श्वसन क्रिया में और सांस लेने में अंतर होता है ना। यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया, ए नंबर में ऑक्सीजन, बी नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर में आपका हवा, और डी नंबर में आपका दिया गया है नन। ध्यान दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं, है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर में हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, श्वसन की जो क्रिया होती है 2 भागों में होती है। एक हमारी फेफड़ा से ऊपर, ध्यान देना, है ना, फेफड़ा से नाक और नाक से फेफड़ा, और एक होता है फेफड़ा से लेकर के हमारे कोशिका तक के, और फिर कोशिका से लेकर के हमारे फेफड़ा तक के। तो हमारी फेफड़ा से कोशिका तक जाता है ऑक्सीजन, आता है क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे करा श्वसन, श्वसन की क्रिया हमारी सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया ध्यान दीजिएगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तो फेफड़ा से जाता है श्वसन में, जाता है श्वसन में क्या चीज, ऑक्सीजन, और श्वसन के बाद आता है क्या चीज की, ऑक्सीजन के आता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो नाक से लेते हैं, हम लोग जो नाक से लेते हैं, हवा लेते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं, और छोड़ते हैं नाक से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। और सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित हम कुछ लिख लेते हैं, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं ना, श्वासोच्छ्वास क्या होता है समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रीदिंग किसे कहते हैं, तो सांस लेने, ध्यान दीजिएगा, नाक के द्वारा सांस लेने व, ध्यान दीजिएगा, सांस छोड़ने की प्रक्रिया, छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वासोच्छ्वास कहलाती है। जिनमें से आप लिख लीजिएगा, अगर सांस लेंगे उसको हम लोग कहते हैं निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सांस जब छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। बस, है ना, निःश्वसन और निःश्वसन कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनएस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सांस में लेते क्या है, हवा, नाक के द्वारा हवा में क्या क्या चीज लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन, सांस की मैं बात कर रहा हूं, श्वसन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और क्या लेते हैं, धूल कण लेते हैं, सांस में, श्वसन में नहीं। नाइट्रोजन कितना % लेते हैं, 78% लेते हैं। ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21% लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, और धूल कण लेते हैं, है ना,
अब ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फेफड़ा तक जाती है और फेफड़ा से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर के कहां तक चला जाता है, ब्लड के माध्यम से एकक कोशिका तक। वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, टूटता है, जिसमें क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी के रूप में जमा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बचता है उसे फिर हीमोग्लोबिन लेकर के आती है फेफड़ा तक के, ध्यान दीजिएगा, फेफड़ा तक करके आती है। तो निःश्वसन में जो हम लोग जो छोड़ते हैं उसमें भी हम लोग क्या छोड़ते हैं, हवा छोड़ते हैं, जिनमें से नाइट्रोजन जैसे गया वैसे ही निकल के चला था 78%, ऑक्सीजन तो गया था 21%, बन के आता है 17%, वो 4% अपना दे देता है किसमें, आपको ग्लूकोज को तोड़ने में, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में, और बदल जाता है वह किसमें, 4% बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 4% में बदल जाता है, तो हम लोग छोड़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा बाबू श्वसन में हम लोग लेते हैं, श्वसन में लेते हैं तो श्वसन के लिए उपयोग होता है ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, श्वसन में छोड़ते क्या है, श्वसन में छोड़ते क्या है, तो आप बोलिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहां श्वसन की चर्चा किया था, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे यह कहता कि हम लोग नाक द्वारा क्या छोड़ते हैं, तो आप लिख लीजिएगा हवा छोड़ते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, हवा क्या होता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, नाक द्वारा लेते हैं। आपसे पूछ देगा हमारा श्वसन अंग कौन है, ध्यान दीजिएगा, श्वसन अंग कौन है, तो आप लिख लीजिएगा हमारा श्वसन अंग फेफड़ा है बाबू। हम लोग सोचते हैं हमारा श्वसन अंग नाक है, नाक एक जरिया है, अगर फेफड़ा नहीं रहेगा तो आप सांस नहीं ले पाइएगा, है ना, नाक एक रास्ता है, जरिया है। कोई लोग कहेगा हम तो नाक बंद करके मुंह से लेते हैं, है ना, तो मुंह क्या है, आपका श्वसन अंग नहीं है, आपका श्वसन अंग कौन है, फेफड़ा है, ये एक क्या है, रास्ता है, मुंह और नाक आपका एक क्या है, रास्ता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया, निम्नलिखित में लोहा का अयस्क कौन है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन आपसे पूछता है अयस्क वाला, बॉक्साइड, जिंक ब्लेंड, हेमाटाइट, सिनेवार। तो लोहा का अयस्क आपका कौन सा हो जाएगा, हेमाटाइट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, हेमाटाइट। आप इससे संबंधित कुछ और लिख लीजिएगा, है ना, लोहा का अयस्क, मैं सभी का अयस्क लिख रहा हूं, कौन कौन सी है, हेमाटाइट है, प्लस लिख लीजिएगा मैग्नेटाइट, क्वेश्चंस आपसे पूछता है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं एल्यूमिनियम का आपका क्या है, तो आपका क्वेश्चन कई एक बार पूछता है बॉक्साइड, आप लिख लीजिएगा। आप लिख लीजिएगा कॉपर का अयस्क कौन है, तो कॉपर का एक पूछता है आपका कॉपर ग्लांस, है ना, प्लस आप लिख लीजिएगा कॉपर पाइराइट, है ना, दोनों कॉपर ग्लांस और कॉपर पाइराइट दोनों आप लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और आप लिख लीजिएगा जस्ता का, यानी कि जिंक का, जस्ता का पूछता है ना, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड होता है। आपसे फिर पूछता है सोडियम का, है ना, सोडियम का, तो सोडियम का होता है रॉक साल्ट होता है ना, जिसको हम लोग NaCl बोलते हैं, है ना, उससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, है ना, सोडियम प्राप्त करते हैं। तो आप एल्युमिनियम, लोहा लिख लिए आप, कॉपर लिख लिए, एल्यूमिनियम लिख लिए आप, चलिए जस्ता आप लिख लीजिए। एक आपसे पूछता है पारा का, पारा का, तो पारा का आप लिख लीजिएगा सिनेवार होता है, पारा का क्या होता है, सिनेवार। चलिए मैग्नीज का भी लिख लीजिए, मैग्नीज का, तो मैग्नीज का आपका क्या लिख लीजिएगा, है ना, पायरोलुसाइट, है ना, पायरोलुसाइट, है ना। आप इतना, एक भी क्वेश्चन आपका एक से नहीं छूटेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 में आपका क्या है, NO2 का रंग कैसा होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, ए नंबर में काला, बी नंबर में भूरा, सी नंबर में हरा, डी नंबर में श्वेत यानी कि सफेद होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, बी नंबर में हो जाएगा भूरा होता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका भूरा। NO2 का रंग आपसे पूछे तो आप लिख लीजिएगा भूरा। ध्यान दीजिएगा फेरिक ऑक्साइड, ए बाबू फेरिक ऑक्साइड क्या है, आपसे रंग पूछ देता है। फेरिक ऑक्साइड ये आपका जंग है, जंग, और जंग लगता है किसमें, लोहा में। कब लगता है, नमी आर्द्रता के कारण से। पूछा इसका रंग कैसा होगा, तो लाल भूरा होता है। ध्यान दीजिएगा सिल्वर क्लोराइड आपसे पूछता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। आपसे पूछ देगा सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होता है, काला, संक्षारण होने के बाद।
आप देखते होंगे महिलाएं जब बहुत दिन तक कानवालियां चांदी का पहनी हुई होती है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला, संक्षारित हो जाती है। तो किसके कारण से संक्षारित हो जाती है, तो सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण से संक्षारित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कॉपर है ना, कॉपर कार्बोनेट का रंग कैसा होता है, तो हरा, या भी कब, संक्षारण के बाद। हम लोग कॉपर के यानी कि हम लोग जब तांबा के कोई बर्तन बनाते हैं तो तांबा के बर्तन बहुत दिन तक रखे रहने के कारण से क्या होती है, नमी में रहने के कारण से संक्षारित हो जाती है और उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, संक्षारण के बाद हरा हो जाता है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, वैसे स्टूडेंट जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों का शेयर कीजिए। फिर एक वीडियो और हम लोग इस प्रकार से देखेंगे साइंस में, उसके बाद हम लोग साइंस का क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे और साइंस का ऑब्जेक्टिव सेट भी हम लोग देखेंगे। कम से कम 5 सेट हम लोग जरूर बनाएंगे, तभी आपको कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, है ना। चलिए हम लोग आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में पादप हार्मोन के उदाहरण है। ए नंबर में ऑक्सिन, बी नंबर में जिब्रेलिन्स, सी नंबर में एथिलीन और डी नंबर में ऑल। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। सभी पादप हार्मोन क्या है, सभी हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि ऑल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पादप हार्मोन कौन कौन से हैं आप लिख लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। पहला आपका है ऑक्सिन, क्या है ना, ऑक्सिन। ये क्या करती है, तना का वृद्धि करती है, तना का वृद्धि करें, खास करके जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है ना, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है डायरेक्ट, यानी कि छायेदार, है ना, छायेदार तने की वृद्धि करती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है ना, जिब्रेलिन्स आपका है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे प्रमुख है ना, प्रमुख हार्मोन है। ये क्या है, सबसे प्रमुख हार्मोन है, जिसे हम लोग वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये आपके फूल का वृद्धि, है ना, फल का वृद्धि, है ना, आपके तना का वृद्धि, अग्रभाग का वृद्धि, ये सब करवाती है। तीसरा आपका है साइटोकाइनिन, है ना, क्या है, है ना, काइनिन, साइटोकाइनिन। ये भी आपका वृद्धि हार्मोन, ये आपका क्या करता है, बीज एवं जड़ को वृद्धि करता है ना, बीज प्लस ये क्या करता है, जड़ की वृद्धि करवाता है। और ध्यान दीजिएगा, चौथा जो आपका हार्मोन है ना, एवासिसिक एसिड इसको बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ABA, है ना। ये आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या करता है, मुरझाने का कार्य करता है। यानी कोई पत्ता है ना, वो जब अगर मुरझा गया तो किस हार्मोन के कारण से मुरझाता है, तो एवासिक, ये क्या करता है, अलगाव कर देता है ना, अलगाव कर देता है। आप देखते हैं जब हम लोग अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं, उसके पत्ते जो पीले हो जाते हैं, तो जब हम पेड़ को बहुत जोर से दुलाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे पत्ते झड़ के गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो कौन सा हार्मोन कार्य करता है, एवासिसिक एसिड कार्य करता है, जो मुरझाने का कार्य करता है, अलगाव का कार्य करता है। और एक पांचवा हार्मोन आपका है एथिलीन। ध्यान दीजिएगा, ये गैस के रूप में रहता है, गैसीय के रूप में रहता है। ये एक क्या है, आपका प्राकृतिक हार्मोन है, जो क्या करती है, फलों को पकाने का कार्य करती है। क्या करती है, फलों को पकाने का कार्य करती है। आपसे पूछ देगा फल को पकाने वाला हार्मोन से कौन है, सबसे ज्यादा आपसे कौन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, फल को पकाने वाला एथिलीन, और आपको वृद्धि हार्मोन कौन पूछेगा, जिब्रेलिन और ऑक्सिन रहेगा। या पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, इसे यही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपसे 2 नंबर का पूछेगा, पादप हार्मोन के नाम लिखे, किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे, तो आप इसको लिख दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं बोलता हूं, आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में रहते हैं इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।